नमो नमः। सुप्रभातम। दोस्तों नमस्कार। आज की क्लास में हम कर्मधारय समास पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, तत्पुरुष समास के अंतर्गत कर्मधारय समास आता है, या यूँ कहें कि तत्पुरुष का भेद जो होता है वह कर्मधारय समास होता है और कर्मधारय का भेद द्विगु समास होता है। ठीक है दोस्तों, तो कर्मधारय की परिभाषा है दोस्तों, या यूँ कहें कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधार्य। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधार्य अर्थात दोस्तों, तत्पुरुष समास में जो समान अधिकरण होता है, अर्थात दोनों पदों में जो समान विभक्ति होती है, उस समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। और दोस्तों, कर्मधारय या यूँ कहें कर्मधारय जो समास होता है उसमें क्या होता है? एक पद तो विशेषण या उपमान होता है, विशेषण या उपमान होता है, और एक पद विशेष या उपमेय होता है। ठीक है दोस्तों, कर्मधारय समास में एक पद तो क्या होता है? विशेषण या उपमान, दोनों में से एक होगा, या तथा अन्य पद में क्या होगा? विशेष या उपमेय में से कोई सा एक पद होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ कर्मधारय समास के अंतर्गत पहला भेद पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समासः। विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास अर्थात दोस्तों, ऐसा कर्मधारय समास जिसके पूर्व पद में विशेषण क्या हो? पूर्व पद में विशेषण हो। ठीक है दोस्तों, और तथा उत्तर पद में विशेष्य हो। ठीक है दोस्तों, पूर्व पद में तो क्या होगा? विशेषण होगा, और उत्तर पद में विशेष्य हो, उसे विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में क्या होता है? पुल्लिंग में असौ, पुल्लिंग में क्या होता है? असौ आता है, स्त्रीलिंग में सा, और नपुंसकलिंग में तत् शब्द का प्रयोग होता है। और इसका सूत्र है विशेषणम विशेषेण बहुलम। क्या है? विशेषणम विशेषेण बहुलम अर्थात विशेषण का विशेष के साथ क्या होता है? बहुल प्रकार से कर्मधारय समास होता है। विशेषणम विशेषेण बहुलम अर्थात विशेषण का विशेष के साथ में बहुल प्रकार से समास होता है, और उसका नाम क्या है? विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास। अब अगला है नीलघटः। उदाहरण है दोस्तों नीलघटः। नीलघटः, नीलश्चासौ घटः, नीलश्चासौ घटः। तो दोस्तों, इसका जो पूर्व पद है वह क्या है? नीलः है। क्या है? नीलः। नील प्लस शु और घट प्लस शु, घट प्लस सु। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है? कर्मधारय समास में क्या होता है? समान अधिकरण होता है, मतलब यहाँ भी प्रथमा विभक्ति है और यहाँ पर भी सु में प्रथमा विभक्ति है। तो इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों? यहाँ कर्मधारय समास हुआ, और इसमें भी कर्मधारय समास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। अब विशेषण क्या होता है दोस्तों? विशेषता, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब घट यहाँ क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है, और उसकी विशेषता बता रहा है कि घड़ा कैसा है? नीला है। घड़ा कैसा है? नीला है। ठीक है दोस्तों, तो नील तो क्या हो गया है? विशेषण हो गया है। क्या हो गया है? विशेषण हो गया है। और घट क्या हो गया है? विशेष्य हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर विशेषणम विशेषेण बहुलम सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास हो जाएगा, और कर्मधारय समास होने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिक सूत्र के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाएगा, दोनों विभक्तियों का लोप हो जाएगा, और लोप होने के पश्चात क्या बचेगा? नीलघट। नीलघट बचेगा, और नीलघट के बाद में क्या करेंगे? प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात सु लाएंगे और विभक्ति करेंगे, और क्या हो जाएगा? नीलघट है। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि इसका जो लौकिक विग्रह होता है वह होता है नीलश्चासौ घटः। क्या होता है? नीलश्चासौ घटः।
ठीक है। और एलो की विग्रह याद रखना है, नील शु गुट शु। ठीक है दोस्तों। और तीसरा याद रखना है आपको कि इसमें कौन सा समास है, तो मुख्य रूप से कर्मधारय है और कर्मधारय के अंतर्गत इसका कौन सा समास है, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय। क्योंकि आप स्वतः इसको जान जाएंगे कि यहाँ जो घट है उसको बताया जा रहा है, उसकी विशेषता बताई जा रही है कि घड़ा कैसा है, नीला है। इसलिए आप सामान्य तौर पर स्वयं पहचान कर लेंगे कि इसमें क्या है, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। तो कृष्ण शर्पः बहुत इम्पोर्टेंट उदाहरण है, मोस्ट उदाहरण है। कृष्ण शर्पः, कृष्णश्चाशौ शर्पः। ठीक है दोस्तों। कृष्णश्चाशौ शर्पः, तो इसमें भी कृष्ण शब्द है। पहले कृष्ण क्या शब्द है, कृष्ण शब्द है। और दूसरा शब्द क्या है दोस्तों, कृष्णसु और सर्प क्या है, सर्प प्लस सु। तो यहाँ कृष्णसु और सर्पसु एलो की विग्रह हो जाएगा, समास होने के पश्चात में कृष्ण सर्प बचेगा और विभक्ति होकर के कृष्ण सर्प बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ इसका जो लोकी विग्रह है कृष्णश्चाशौ शर्पः, ये चाशौ इसको संबोधित कर रहा है किसको, कि यह पुल्लिंग के क्या है, रूप हैं। नीलगटः और कृष्ण सर्प दोनों पुल्लिंग के हैं। ठीक है दोस्तों। चाशौ पुल्लिंग में आता है। ठीक है। तो यहाँ कृष्ण शर्पः और नीलगट दोनों उदाहरणों को हमने जाना। अगला उदाहरण है कृष्ण चतुर्दशी, बहुत ही इम्पोर्टेंट उदाहरण है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत आने लायक प्रश्न है। कृष्ण चतुर्दशी, कृष्णम च सा चतुर्दशी। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा सा जो आया है वह स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। ठीक है। तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है पूरा। तो कृष्णम च सा चतुर्दशी, कृष्ण सु और चतुर्दशी सु, ऐसा इसका एलो की विग्रह होगा। समास होने के पश्चात में क्या बनेगा, कृष्ण चतुर्दशी। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है नील कमलम। नील कमलम, नीलम च तत्कमलम। यहाँ जो तत् आया है वह नपुंसकलिंग का बोध करा रहा है। किसका, नपुंसकलिंग का। तो क्या बनेगा, नीलम च तत्कमलम, नील सु कमल शु, यह इसका एलो की विग्रह हो जाएगा। समास होने के पश्चात में सु का लोप हो जाएगा, नील कमल शब्द बचेगा और सु ला करके उसका अम हो जाएगा, क्योंकि यह नपुंसकलिंग का रूप है। तत् जो है वह नपुंसकलिंग का हमें बोध करा रहा है। नीलकमलम निष्पन्न हो जाएगा। ठीक है। अगला सूत्र है सन्महत परमोत्कृष्टाः पूज्यमानै। सन्महत परम उत्तमोत्तम कृष्ट उत्कृष्ट और पूज्यमानै। सत या सन, महत, परम, उत्तमम, उत्तम और उत्कृष्ट, इन शब्दों का क्या होता है, समास होता है। और वह कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है। और कैसा समास कर्मधारय, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास होता है। षज्जनः, इसका लोकी विग्रह की बात करें तो सन चाशौ जनः, शन चाशौ जनः, तो इसका एलोक विग्रह बनेगा सन सु और जन सु। यहाँ पर सन सु और सनसु और जनसु ये एलो की विग्रह हो जाएगा और इसका लोप हो जाएगा। ठीक है। यहाँ सत बनेगा, सत प्लस सु और जन प्लस सु, और क्या बन जाएगा इसका, तय के बाद में क्या बनेगा, स त और ज न। तो यहाँ पर क्या है, इस चुत्व से संधि होकर के तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, जय हो जाएगा। ठीक है। और क्या बन जाएगा, षज्जनः, क्या बन जाएगा, षज्जनः। इसी प्रकार से अगले उदाहरण की बात करें, शतपुरुषः, शन चाशौ पुरुषः। चासौ आ गया है, असौ असौ आ रहा है तो पुल्लिंग का है षज्जनः। और शतपुरुष, शन चाशौ पुरुष, शत शु और पुरुष सु एलो की विग्रह हो जाएगा। और यहाँ पर सन्महत परमोत्कृष्टा पूज्यमाने सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास हो जाएगा। और विभक्ति लोप होने के पश्चात में क्या बनेगा, शतपुरुष शब्द बनेगा, सु लाएंगे और विभक्ति
का क्या करेंगे, सु का अनुमत लोप करके से का विसर्ग करेंगे और क्या बनेगा, शतपुरुषः। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है महात्मा महान चाशौ आत्मा। महान चाशौ आत्मा, चाशौ मतलब पुल्लिंग का बोध करा रहा है। यह महात्मा जो शब्द है पुल्लिंग का है, ठीक है। महान चाशौ आत्मा महात्मा। तो अब इसमें हम पहला पद है महत, ठीक है दोस्तों, या महान कह दे, महत का महान बनता है और आत्मा सु, महंत सु और आत्मा सु और क्या बनेगा, महात्मा। अगला उदाहरण है महाजनः महान चाशौ जनः, महत्सु और जनसु, यह एलोक विग्रह होगा और क्या बनेगा, महाजना। अगला उदाहरण है महादेवः महान चासौ देवः, ठीक है। तो महत्सु और देवसु यह इसका एलोक विग्रह होगा और क्या बनेगा, महादेवः, क्या बनेगा, महादेव। तो दोस्तों बताइए महाजन में कौन सा समास है, विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास। और महादेव में, या यूँ कहें महादेव का लोक विग्रह क्या होगा, महान चासौ देवः। एलोक विग्रह क्या होगा, महत सु देव सु, यह इसका अलौकिक विग्रह होगा। अगला उदाहरण है परमात्मा। अगला उदाहरण है परमात्मा परमश्चाशौ आत्मा। क्या है, परमश्चाशौ आत्मा। इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा परम सु, क्या हो जाएगा, परम सु और आत्मा सु। ठीक है, परम सु आत्मन होता है, आत्मन शब्द चलता है, ठीक है। परम सु आत्मा सु और क्या बनेगा, परमात्मा। परम पिता परमश्चासु पिता, परम सु और पितृषु, क्या बनेगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा परम सु और पितृषु और क्या बनेगा, परम पिता। उत्तम पुरुषः उत्तमश्चाशौ पुरुषः, उत्तम पुरुषः उत्तमश्चाशौ पुरुषः, उत्तम सु उत्तम सु और पुरुष सु और क्या बनेगा, उत्तम पुरुषः। उत्तम नरः उत्तमश्चाशौ नरः, उत्तमश्चाशौ नरः, यह इसका लौकिक विग्रह होगा। और अलौकिक विग्रह की बात करें तो उत्तम सु और नर सु, यह इसका अलौकिक विग्रह होगा। और यहाँ पर भी विशेषण पूर्वपद कर्मधारय समास है। अब हम दोस्तों कर्मधारय का दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास। अब से पहले के उदाहरणों में हमने विशेषण शब्द को पहले पद के रूप में पढ़ा था और अब जो पढ़ने जा रहे हैं विशेष्य पूर्वपद, मतलब विशेष से पहले रहेगा, ठीक है। ऐसे समास को हम कहते हैं विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास। और इसका सूत्र है युवा खलति पलित वलित वलिन जरती भी। युवा खलति पलित वलिन जरती भी। और विशेषवाची युवन शब्द का विशेषणवाची, विशेषवाची तो क्या है, युवन शब्द है, और विशेषणवाची क्या है, खलति। खलति पलित वलिन और जरत शब्दों का समास कार्य होता है और उसे हम कहते हैं विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास। क्या कहते हैं दोस्तों, विशेष्य पूर्वपद कर्मधारय समास। सूत्र में युवा पद में प्रथमा विभक्ति है। युवा जो शब्द है सूत्र में, जो सूत्र है युवा, इसमें प्रथमा विभक्ति है। युवन शब्द से युवा प्रथमा विभक्ति में बनता है। तो अतः क्या होगा, समास कार्य होने पर युवन शब्द का क्या होगा, पूर्व प्रयोग होगा। क्या होगा, पूर्व प्रयोग होगा, अर्थात युव शब्द पहले आएगा। जैसे युव खलति, खलति ही युवा, खलति युवा, यह इसका लौकिक विग्रह होगा और क्या बनेगा, युव खलति, क्या बनेगा, युव खलति। इसी प्रकार से युव पलितः, पलितः युवः, पलितः युवा, क्या बनेगा, युव पलितः। युव वलिनः, वलिनः युवा, वलिनः युवा, लौकिक विग्रह होगा और क्या बनेगा, युव वलिनः, क्या बनेगा, युव वलिनः। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं अगले
कर्मधारय समास की, और उसका नाम है विशेषणो उभय पद कर्मधारय समास। क्या है? विशेषणो उभय पद कर्मधारय समास। विशेषणो उभय पद, उभय पद मतलब होता है दोनों पद क्या होंगे? विशेषण होंगे। ठीक है, आगे वाला पद भी, पूर्व पद भी, और उत्तर पद जो होगा वह भी विशेषण होगा, और उस समास को हम कहते हैं विशेषणो उभय पद कर्मधारय समास। और सूत्र है दोस्तों वर्णो वर्णेन। क्या है? वर्णो वर्णेन। इस समास में दोनों पद विशेषणवाची होते हैं। क्या होता है दोस्तों? इस समास में दोनों पद विशेषणवाची होते हैं, अर्थात यहाँ विशेष का अभाव होता है, विशेष होता ही नहीं है। मतलब दोनों ही पद क्या होंगे? विशेषण होंगे। क्या होंगे? विशेषण होंगे। ठीक है, किसी भी वर्णवाचक शब्द का दूसरे वर्णवाचक शब्द, किसी भी वर्णवाचक जो शब्द है उसका दूसरे वर्णवाचक शब्द के साथ समास होता है। यहाँ किसी भी वर्ण का पूर्व प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ किसी भी वर्ण का पूर्व प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात हम दोनों को ही पूर्व प्रयोग करके देखेंगे तो यहाँ दो रूप निष्पन्न होंगे। क्या होंगे? दो रूप निष्पन्न होंगे। पीत लोहितः, पीत लोहितः। ठीक है, तो यहाँ पीत और जो लोहित है वो दोनों ही क्या है? विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और पीतसु लोहितसु यह इसका अलौकिक विग्रह है। और क्या सामासिक पद बनेगा? पीत लोहित बनेगा। एक तो जब हम पीत का पहले प्रयोग करें लेंगे, पीत शब्द का जब पहले प्रयोग करेंगे समास होने के पश्चात तो क्या बन जाएगा? पीत लोहित बन जाएगा एक। और जब हम लोहित का पहले प्रयोग करेंगे तो लोहित पीत, यह इसका दूसरा रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों विशेषणोभय पद में क्या होगा? दो दो रूप बनेंगे, पीत लोहितः और लोहित पीतः, मतलब दोनों शब्दों का पूर्व प्रयोग होगा। अगला उदाहरण है रक्त हरितः। रक्त हरित, लाल और हरा। ठीक है, दोनों ही क्या है? विशेषण है। तो रक्त सु हरित सु। ठीक है, रक्त सु हरित सु यह इसका अलौकिक विग्रह है। समास होने के पश्चात सु का लोप हो जाएगा और रक्त हरित, रक्त शब्द का हम पूर्व प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? रक्त हरित, ये रूप निष्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और हम यदि हरित शब्द का पूर्व प्रयोग करेंगे तो रक्त पीछे चला जाएगा और क्या बन जाएगा? हरित रक्तः। क्या बन जाएगा? हरित रक्त बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा? हरित रक्त, ये दूसरा रूप निष्पन्न हो जाएगा। अगला उदाहरण है पीतम अपीतम। पीतम अपीतम। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों पद पीत और अपीत जो शब्द है, पीतम अपीतम, दोनों ही विशेषण है। तो यहाँ इसका अलौकिक विग्रह करने पर क्या होगा? पीत सु अपीत सु, दोनों में समान विभक्ति है, समानाधिकरण है, कर्मधारय समास है, और दोनों ही कैसे हैं? विशेषण है। इसलिए विशेषण उभय पद कर्मधारय समास है। समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा और पीत शब्द का जब पहले प्रयोग करेंगे तो इसके बाद में हमें ए मिल रहा है, तो तय में जो ए है और तय में जो ए है, पीत का जो तय है, तय में जो ए है, और अपीत का जो ए है, दोनों को मिलकर के सेवन दीर्घ आ हो जाएगा और क्या बन जाएगा? पीता पीतम। क्या बनेगा? पीता पीत शब्द बन जाएगा और सु लाएंगे और इसका क्या करेंगे? अम कर देंगे और क्या बन जाएगा? पीता पीतम। ठीक है, अब हम अगले समास की ओर बढ़ते हैं, या कर्मधारय समास के अगले भेद की ओर बढ़ते हैं, और उसका नाम है उपमान पूर्वपद कर्मधारय। क्या है? उपमान पूर्वपद कर्मधारय। अब दोस्तों आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि उपमान क्या होता है, उपमेय क्या होता है। विशेषण और विशेष के बारे में आपने पूर्व में जान लिया है। ठीक है, कि विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह विशेष होता है। अब यहाँ हम उपमान की बात करें तो दोस्तों जो उपमान होता है जिसके साथ तुलना की जाती है, जिसके साथ तुलना की जाती है वह क्या होता है? उपमान होता है। क्या होता है? उपमान होता है। और उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाती है वो क्या होता है? उपमेय होता है। देखिए दोस्तों, उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी क्या की जाए? तुलना की जाए। जैसे मुख की तुलना की जा रही है, मुख की तुलना करते हैं, किससे करते हैं? चंद्रमा से। चंद्रमुखी, कैसा मुख है? कि चंद्रमुखी है, चंद्रमुख है। ठीक है,
तो यहाँ जो मुख है वह क्या है, उपमेय है, क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है। जिसकी तुलना की जाए, किसकी तुलना की जा रही है, मुख की जा रही है। तो मुख क्या है, यहाँ उपमेय है। और जिसके साथ तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए और जिसके साथ तुलना की जाए, भाई जिसकी तुलना की जाए वो तो क्या होगा, उपमेय हो गया। और जिसके साथ में जो तुलना की जाती है वह उपमान होता है। क्या होता है, उपमान होता है। जैसे चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा। अब इसका सूत्र है दोस्तों, उपमानानि सामान्य वचनई, उपमानानि सामान्य वचनई, उपमानानि सामान्य वचनई। घन इव श्यामः घनश्यामः, घन इव श्यामः घनश्यामः। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, उपमान पूर्व पद है, ठीक है, क्या है, उपमान पूर्व पद है, ठीक है। और उपमेय क्या है, उत्तर पद है। अब देखिए, जैसे उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। अब तुलना किसकी की जा रही है, श्याम की। श्याम की मतलब श्याम कैसा है, घन के जैसा है, घन का जैसा मतलब बादलों का जैसा, बादल जितना काला है श्याम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उपमान और उपमेय का क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। और क्या बनेगा, घनशु, घन सु और श्याम सु, यह इसका एलो की विग्रह है। समास होने के पश्चात क्या हो जाएगा, विभक्ति का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, घनश्याम बनेगा। क्या बनेगा, घनश्यामः। सूर्य इव तीव्रः, सूर्य तीव्रः, क्या बनेगा, सूर्य सु तीव्र सु, एलो की विग्रह हो जाएगा और क्या बनेगा, सूर्य तीव्रः। तेज कितना है, जितना तेज सूर्य है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ उपमेय और उपमान का समास होकर के क्या बनेगा, उपमान पूर्व पद क्या हो जाएगा दोस्तों, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास हो जाएगा। उपमान कौन सा है, पूर्व पद घनश्याम क्या है, उपमान है। सूर्य क्या है, उपमान है। और श्याम क्या है, उपमेय है। और ये क्या है, उपमेय है, ठीक है। शैल इव उन्नतः, शैलोन्नतः, शैलोन्नतः पूर्व सामासिक पद है और इसका हम लोग के विग्रह करेंगे तो शैल, शैलः इव उन्नतः, शैल सु, शैल के बाद में क्या जाएगा, सु, और उन्नत के बाद में क्या जाएगा, सु, और दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और शैल और उन्नतः और ए और जो उ है, शैल में जो ए है और उन्नत का जो उ है, दोनों को मिलकर के ओ गुण हो जाएगा और क्या बन जाएगा, शैलोन्नतः, शैलोन्नतः क्या बन जाएगा, शैलोन्नतः। दधि इव श्वेतः, सफ़ेद कितना, दही जितना सफ़ेद, ठीक है। श्वेत मानी सफ़ेद, दधि मानी दधि के समान, दधि इव दही के समान, श्वेत मानी सफ़ेद, ठीक है। तो यहाँ दधि श्वेतः, दधि इव श्वेतः, दोनों में दधि में सु और श्वेत में सु, एलो की विग्रह हो जाएगा और क्या बनेगा, दधि श्वेतः। अगला उदाहरण है कर्पूर गौरवः, तो कर्पूरः इव गौरवः, गौरः, कर्पूर गौरः, क्या है उदाहरण, कर्पूर गौरः मतलब कपूर के समान, क्या है, गोरा है, ठीक है। गोरा कैसा है, कपूर जैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उपमान पूर्व पद, उपमान क्या है, कपूर है और उपमेय क्या है, गौर है, ठीक है। गोरे की तुलना की जा रही है, किस साथ की जा रही है, कपूर से की जा रही है। तो ये उपमान हो गया और ये उपमेय हो गया और क्या बनेगा, कर्पूर गौरः, ठीक है। कर्पूर सु, गौर सु, ये एलो की विग्रह हो जाएगा। अगला उदाहरण है चंद्रः इव मनोहरः, चंद्र इव मनोहर, चंद्र मनोहरः, चंद्र सु मनोहर सु, यहाँ सु आएगा और यहाँ पर भी सु आएगा, ठीक है। एलो की विग्रह करेंगे, दोनों जगह सु आ जाएगा और सु का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा और लोप होने के बाद में चंद्र मनोहरः ये रूप निष्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास है। अगला भेद पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय का और उसका नाम है उपमेय पूर्व पद कर्मधारय समास। जहाँ उपमेय पहला पद होगा, पूर्व पद होगा, उसे हम क्या कहेंगे, उपमेय पूर्व पद कर्मधारय समास। अब से पहले हमने जो ये पढ़ा है
कर्पूर्व गौरव दधि श्वेतः शैलोन्नतः, इसमें सब में उपमान पूर्वपद था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपमेय पूर्वपद कर्मधारय समास, और इसका सूत्र है उपमितम व्याघ्रादिभि सामान्य प्रयोगे। उपमितम व्याघ्रादिभि सामान्य प्रयोगे। उदाहरण है पुरुषः सिंह इव, पुरुष सिंह, सिंह इव पुरुष। पुरुष कैसा है? सिंह के जैसा है। तो ये पुरुष क्या है? उपमेय है। क्या है? उपमेय है। और सिंह क्या है? उपमान है। ठीक है, उपमान बाद में है, उपमेय पहले है। तो ये पुरुष तो क्या हो गया? उपमेय हो गया, और सिंह क्या हो गया? उपमान हो गया। और यहाँ पर एलो की विग्रह की बात करें तो क्या होगा? पुरुष सु और सिंह सु, यह इसका एलो की विग्रह होगा। और समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा, पुरुष सिंह रूप निष्पन्न हो जाएगा। और इसमें कौन सा समास है? उपमेय पूर्वपद कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण है पुरुषः व्याघ्र इव। पुरुष कैसा है? व्याघ्र इव, बाघ जैसा है। तो ये क्या हो गया? उपमान हो गया। और ये क्या हो गया? उपमेय हो गया। पुरुष क्या हो गया? उपमेय हो गया है। इसकी उपमा की तुलना की जा रही है किस साथ में? व्याघ्र के साथ में। तो ये उपमान हो गया और ये उपमेय हो गया। ठीक है, अब इसका हम एलो के विग्रह करेंगे तो पुरुष सु और व्याघ्र सु, ये एलो के विग्रह हो जाएगा। और समस्त पद क्या बनेगा इसका? पुरुष व्याघ्र। और पुरुष व्याघ्र में आपसे समास पूछा जाए तो कर्मधारय समास है। और कर्मधारय के अंदर यदि आपसे भेद पूछा जाए तो यहाँ क्या है? उपमेय पूर्वपद कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण है नरः सिंह इव नरसिंह। नरः सिंह इव, नर मनुष्य कैसा है? सिंह जैसा है, सिंह इव। ठीक है, तो यहाँ उपमेय पूर्वपद नर उपमेय है और उपमान क्या है? सिंह इव उपमान है। और इसका समास होने के पश्चात क्या बनेगा? एलो के विग्रह की बात करें तो नरसु और सिंह सु, यह एलो के विग्रह होगा। और समस्त पद क्या बनेगा? नर सिंह। और समास की बात करें तो उपमेय पूर्वपद कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण है ना सिंह इव, ना सिंह इव नृसिंह। नृसिंह। ठीक है दोस्तों, इसका एलो के विग्रह है ना सिंह इव। एलो के विग्रह की बात करें तो नृ क्या होगा? नृ सु और सिंह सु, यह इसका एलो की विग्रह होगा। विभक्ति का लोप होने के पश्चात में नृसिंह बचेगा और क्या बनेगा? नृसिंह शब्द निष्पन्न हो जाएगा। और इसमें विशेष उपमेय पूर्वपद कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण है मुखम कमलम इव। मुख कमलम, मुख सु कमल सु, यह इसका एलो के विग्रह होगा। और क्या बनेगा? मुख कमलम इव। और इसमें भी क्या है? उपमेय पूर्वपद कर्मधारय समास है। कपिल देवः, कपिल देवः कपिलः देवः इव। कपिलसु देवसु, यह एलो के विग्रह होगा। और क्या बनेगा? कपिल देवः। पार्थिवः पार्थिव चंद्रः पार्थिव चंद्र इव। पार्थिव चंद्र इव। पार्थिव सु चंद्र सु, यह इसका एलो के विग्रह होगा। और क्या बनेगा? पार्थिव चंद्रः। क्या बनेगा? पार्थिव चंद्रः। अगला उदाहरण है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।